Hello everyone. In last video we discussed about structure of proteins, primary, secondary, tertiary, quaternary. Now moving on to some more classification based on different criteria. सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की जो हमारी स्लाइड है. You are able to read out the word conjugated protein. Conjugated protein means ऐसे प्रोटीन्स जो अमाइनो एसिड के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट से बने हैं. इन प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के साथ साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी है. जैसे वो कोई एक आयरन जो है मेटल आयन हो सकती है, वो कोई एक फॉस्फेट ग्रुप हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं जो प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हैं, लिपिड हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं. सो ऐसे प्रोटीन जिनमें अमीनो एसिड्स के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट हो उनको हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स. आई होप वर्ड इज क्लियर. नाउ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसे हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप. Non-protein part in conjugated protein is known as prosthetic group. अगर प्रोटीन में लिपिड जुड़ा हुआ है तो लिपिड यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और अगर कार्बोहाइड्रेट अटैच है कम अमाउंट में तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और अगर आयरन और जिंक है तो आयरन एंड जिंक क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप. सो ऐसे प्रोटीन जो अमीनो एसिड्स के अलावा कुछ दूसरे नॉन प्रोटीन पार्ट से बने हैं उन्हें हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. तो नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. और प्रोटीन पार्ट को हम कहेंगे एपोप्रोटीन. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में एक प्रोटीन पार्ट है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट है. प्रोटीन पार्ट इज नोन एज एपोप्रोटीन, whereas non-protein part is known as prosthetic group. एंड एपोप्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप को मिलाकर क्या कहेंगे? होलोप्रोटीन. ये थोड़ा सा टाइपिंग में चेंज हो गया है, ये आउट मैंने यहाँ लिखा था, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप को क्या कहेंगे? एपोप्रोटीन. तो ये आउट यहाँ नहीं है. कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विद नॉन प्रोटीन पार्ट. सो ऐसा प्रोटीन जिसमें प्रोटीन पार्ट के साथ क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट. एक्चुअली ये जो क्लासिफिकेशन है उसमें प्रोटीन दो तरह के हैं, सिंपल प्रोटीन एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. सिंपल प्रोटीन क्या होते हैं? वो प्रोटीन जो टोटली अमीनो एसिड्स के बने हैं उनको हम क्या कहेंगे? सिंपल प्रोटीन. जो अपने डाइजेस्टिव एंजाइम है, अमाइलेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, trypsin, all these enzymes are example of simple protein because they are made up of only amino acid. नॉन प्रोटीन पार्ट अगर प्रेजेंट है प्रोटीन में तो उसको हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. नॉन प्रोटीन कंपोनेंट को कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड प्रोटीन पार्ट को हम कहेंगे एपोप्रोटीन. सो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन विदाउट इट्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोप्रोटीन. ये आउट यहाँ पर रहेगा. एपोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? होलोप्रोटीन. बहुत इजी सी टर्म है. क्या कहा है हमने? सिंपल प्रोटीन जो टोटली अमीनो एसिड्स के बने हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन जिनमें अमीनो एसिड के अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट है. नॉन प्रोटीन पार्ट के लिए वर्ड यूज करेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोटीन पार्ट को कहेंगे एपोप्रोटीन. एपोप्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप को मिलाकर क्या कहेंगे? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और होलोप्रोटीन. एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं. न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज न्यूक्लिक एसिड. यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल मैं ओरली भी आपको बताऊंगी. एग्जाम्पल अभी याद नहीं होते हैं, यू कैन स्किप देम ऑल्सो बिकॉज फिजियोलॉजी के आगे जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें ये एग्जाम्पल फिर डिस्कस करेंगे. हाँ, आपके दिमाग में ये वर्ड होने चाहिए कि ये क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है और इनमें ये क्या है? प्रोस्थेटिक ग्रुप है. तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि एग्जाम्पल जब भी हम पीछे एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे तो यू विल बी एबल टू कोरिलेट यस दीज आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन. न्यूक्लियोप्रोटीन. न्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स वो प्रोटीन जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? न्यूक्लिक एसिड. दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीएनए एंड आरएनए. क्रोमोसोम अगर हम देखें या क्रोमेटिन देखें, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिन. सो दिस क्रोमेटिन इज हैविंग डीएनए एज वेल एज प्रोटीन. सो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन. यहाँ पर एग्जांपल लिखा है वायरसेस. वायरसेस क्या है? दे आर ऑल्सो हैविंग
प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड, तो ये भी न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के बने हैं। इसके अलावा राइबोसोम ऑर्गेनेली है, राइबोसोम ऑर्गेनेली इज ऑल्सो मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। सो न्यूक्लियोप्रोटीन मीन्स प्रोस्थेटिक ग्रुप इज न्यूक्लिक एसिड। लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन क्या है जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप है लिपिड। ये एक्चुअली क्या है, ये ब्लड के अंदर मिलेंगे, जैसे यहाँ पर सीरम वर्ड लिखा हुआ है। व्हाट इज सीरम? ब्लड प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सीरम। प्लाज्मा क्लोटिंग फैक्टर के बिना क्या कहलाएगा? सीरम। सो सीरम के अंदर जो है लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। क्या काम है इनका? दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड। मैंने कहा क्योंकि हम अलग अलग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जैसे इसको तो हम क्रोमेटिन को हम सेल स्ट्रक्चर में, सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, इसी तरह से हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। लिपिड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर, सो ये ब्लड के थ्रू मूव नहीं कर पाएंगे और इनकी मूवमेंट के लिए इनकी हेल्प कौन करेगा? प्रोटीन। लिपिड कंबाइन विद प्रोटीन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर नोन एज काइलोमाइक्रोन, और उसी को हम कॉमनली क्या कह रहे हैं? लिपोप्रोटीन। सो लिपिड ज्वाइंट विद प्रोटीन, ताकि जो लिपिड हैं वो वाटर में सोल्यूबल हो सके एंड दे कैन मूव फ्रॉम वन एरिया टू अनदर एरिया। ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ग्लाइको, ग्लाइको वर्ड इज यूज्ड फॉर कार्बोहाइड्रेट, सो प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट। इसके भी कई एग्जाम्पल हैं। म्यूसिन इन सलाइवा, म्यूसिन क्या है? सलाइवा इज हैविंग म्यूकस, म्यूकस जो लुब्रिकेटिंग मटेरियल है सलाइवा में, दैट इज म्यूकस। और म्यूकस के अंदर एक स्लाइमी सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है, जिसको क्या कहेंगे? म्यूसिन। सो म्यूसिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा जो एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ आर मेड अप ऑफ प्रोटीन गामा ग्लोब्यूलिन, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट पोर्शन होता है, तो एंटीबॉडीज़ आर ऑल्सो ग्लाइकोप्रोटीनस इन नेचर। तीसरा, अगर हम सेल मेम्ब्रेन देखें, सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ेंगे आगे हम, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स हैं, सम प्लेसेस पे प्रोटीन्स आर ज्वाइंड विद कार्बोहाइड्रेट, सो ग्लाइकोप्रोटीन आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो। इसीलिए मैंने कहा कि एग्जाम्पल आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल चैप्टर वाइज जैसे जैसे आगे आएंगे यू विल बी एबल टू नो, और उसके साथ साथ आप उन्हें लर्न भी कर पाएंगे। फोस्फोप्रोटीन, फोस्फोप्रोटीन मीन्स ऐसा प्रोटीन जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? फोस्फेट। दिस इज एग्जाम्पल है केसिन प्रोटीन इन मिल्क, मिल्क में कौन सा प्रोटीन है? केसिन। हीमोप्रोटीन, हीम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप, सो हेयर एग्जाम्पल इज हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम। दो और एग्जाम्पल हैं जो बुक में गिवन है, दैट इज परऑक्सीडेज, कैटालेज एंजाइम हैं जो पैरोक्सिसोम में प्रेजेंट होते हैं। परऑक्सीडेज एंड कैटालेज में भी क्या प्रेजेंट है? हीम एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। मेटेलोप्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिनमें मेटल आयन प्रेजेंट है, आयरन, जिंक, इसके अलावा मैग्नीशियम भी प्रेजेंट हो सकता है, मोलिब्डेनम भी हो सकता है। आयरन प्रेजेंट है फेरिटिन में, और हीमोग्लोबिन में भी क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। क्लोरोफिल में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जिंक जो है वो प्रेजेंट है एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज में। एक और एंजाइम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो वहाँ पर भी जिंक प्रेजेंट होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ज़्यादा याद नहीं हो तो दो लाइनें याद रहें। ऐसा प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड के अलावा नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोटीन पार्ट को कहेंगे एपोप्रोटीन, एपोप्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप दोनों को मिलाकर कहेंगे होलोप्रोटीन, और आप इनकी क्लासेस लर्न कर सकते हैं। On the basis of shape, proteins are of two type: fibrous protein, globular protein. Fibrous as the name indicate, which are fiber-like, long, narrow. Last video में हमने डिस्कस किया था अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, केराटिन, कोलाजन, फाइब्रोइन. These are fibrous protein, which are long and narrow. ग्लोबुलर प्रोटीन मीन्स राउंडेड और स्फेरिकल. ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल रहेगा ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन. इसके अलावा एंजाइम्स, एंजाइम्स आर हैविंग ग्लोबुलर स्ट्रक्चर. कैटालिस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? एंजाइम. और फंक्शन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, दे आर इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस. जो फाइब्रस प्रोटीन्स हैं वो जनरली वाटर में इनसोल्यूबल होंगे. जैसे अगर हम हेयर की बात करें, हेयर में कैराटिन प्रोटीन है, दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर. और जो ग्लोबुलर प्रोटीन है दे आर सोल्यूबल. ग्लोबुलर प्रोटीन आर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर.
अगर हम बात करें अमीनो एसिड्स की, तो फाइब्रस प्रोटीन्स में कुछ अमीनो एसिड्स बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे हमने कोलाजन का स्टडी किया था कि एवरी थर्ड पोजीशन पे कोलाजन में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लाइसिन, और एवरी फिफ्थ पोजीशन पे क्या होगा, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन। जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड सीक्वेंस है दैट इज इर्रेगुलर, जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर अमीनो एसिड बार बार रिपीट हो। स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फाइब्रस प्रोटीन आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ग्लोबुलर प्रोटीन। यहाँ पर भी रिकॉल करेंगे कोलाजन, कोलाजन के लिए हमने कहा रजिस्ट स्ट्रेचिंग केराटिन है, वहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो हीट या पीएच चेंज का जो इफेक्ट है फाइब्रस प्रोटीन पर कम होगा। ग्लोबुलर प्रोटीन आर इजीली अफेक्टेड बाय चेंज इन हीट एंड पीएच, ये हम लास्ट स्लाइड में आगे पढ़ेंगे। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं कोलाजन, केराटिन। इसी तरह यहाँ पर भी नो नीड टू वरी अबाउट एग्जाम्पल हमने फिलहाल वही लिए हैं जो आपने पढ़े हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं फिजियोलॉजी में चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक हर चैप्टर के अंदर एंजाइम है, जितने भी एंजाइम हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। ग्लोबुलर मीन्स 3D कन्फिग्रेशन जिनमें टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए मीन्स कैटलिस्ट के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए कौन सा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर और 3D टर्शरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कैटालेज इज एन एंजाइम, सो ऑल एंजाइम्स आर हैविंग ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। इसके अलावा एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये भी क्या है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है। फाइब्रस प्रोटीन जैसे केराटिन है, इसके अलावा कोलाजन है, कोलाजन के अलावा अगर हम बात करें सिल्क प्रोटीन, फाइब्रोइन है एक प्रोटीन, और हमने एग्जाम्पल लिया था फ्लेविडॉक्सिन, फ्लेवोडॉक्सिन भी क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। इसके अलावा अगर हम देखें एक्टिन, एक्टिन मसल्स में मिलेगा, एक्टिन इज ऑल्सो ए फाइब्रस प्रोटीन। ट्रोपोमायोसिन भी फाइब्रस प्रोटीन है। मायोसिन के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, फाइब्रस एज वेल एज। सो जितना ज़्यादा एग्जाम्पल हम लेते जाएंगे टॉपिक आपको उतना कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल यू कैन स्किप, आप अवॉइड कर सकते हैं एग्जाम्पल। टर्म क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज फाइब्रस प्रोटीन, व्हाट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। फंक्शन ऑफ प्रोटीन डियर स्टूडेंट्स, अगेन इट इज वेरी डाइवर्स। फिजियो में चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक हर जगह हम डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स पढ़ेंगे और उनका डिफरेंट रोल पढ़ेंगे। जस्ट सम अप करने की कोशिश करी है, आप इनको जस्ट रीड आउट करेंगे कि यस ऐसा भी होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप फिजियोलॉजी पढ़ेंगे यू विल कम अक्रॉस दीज एग्जाम्पल्स और आपको लर्न हो जाएगा। उसके बाद जब आप नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे और फिर आपको लगता है कि ये टॉपिक, ये जो फंक्शन है, पर्टिकुलर फंक्शन हमने आगे कहीं नहीं पढ़ा है, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जस्ट इन्हें रीड आउट करेंगे और अपने दिमाग में रखेंगे। जितने भी एंजाइम्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन। हमने ऑलमोस्ट क्यों कहा है, बिकॉज कुछ एंजाइम राइबोसोमल आरएनए के बने हुए हैं। सम एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ आरआरएनए और आरएनए, उनको हम कहेंगे राइबोजाइम। सो नियरली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और अपनी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। चाहे वो फूड का डाइजेशन हो, चाहे वो अगर हम बात करें ऑक्सीजन CO2 के ट्रांसपोर्ट की, तो CO2 ट्रांसपोर्ट में भी एंजाइम इन्वॉल्व है। सो डिफरेंट एक्टिविटीज में, डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर देयर। रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। So all metabolic reactions are catalyzed by enzymes and enzymes are proteinaceous in nature. I think सबसे most important function है प्रोटीन का। इसके बाद देखें ट्रांसपोर्ट। कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो वाटर में इनसोल्यूबल हैं, और अगर कोई मटेरियल वाटर में इनसोल्यूबल होगा तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फास्ट स्पीड से नहीं हो पाएगा। Here comes the role of protein. एल्ब्यूमिन प्रोटीन ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट है, एग में भी होता है एग एल्ब्यूमिन। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो एल्ब्यूमिन है दैट विल कैरी कैल्शियम एंड फैटी एसिड सब्सटेंस, ब्लड और लिप्स से बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। सो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। कुछ एग्जांपल हमने लिखे हैं। हीमोग्लोबिन, ये आई थिंक सबको मालूम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू बॉडी टिश्यू। कुछ CO2 भी लेकर जाता है टिश्यू से लंग एल्वियोलाई तक। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूट, लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन भी रहा कि ग्लूट 4 रिसेप्टर्स क्या हैं,
मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादातर प्रोटीन चैनल्स का काम करेंगे जिससे मटेरियल सेल के अंदर या बाहर आ जा सके। तो जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है GLUT4, ये क्या करेगा, ग्लूकोज की मूवमेंट करेगा इनटू द सेल एंड आउट ऑफ द सेल। लाइपोप्रोटीन जैसे हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में लाइपोप्रोटीन ट्रांसफर करेंगे लिपिड को एंड कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। सो ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व है। स्ट्रक्चरल रोल, प्रोटीन्स, हमारी डाइट में प्रोटीन कम है लेकिन सेल का सबसे ज़्यादा पार्ट होता है प्रोटीन। वाटर के बाद सेल में सबसे ज़्यादा क्या है, प्रोटीन है। हमारी सेल में 10 से 15% प्रोटीन प्रेजेंट है। हम डाइट में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा लेते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट बॉडी में कम मिलेगा, वो सेल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, वो मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है, जबकि प्रोटीन बॉडी का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। प्रोटीन का एक और यूनिक पॉइंट है, दे आर नॉट गोइंग टू बी स्टोर्ड इन बॉडी। प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, वो सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, ऑर्गेनेली की मेम्ब्रेन का पार्ट है। सेल के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन के बने हुए हैं। इसके अलावा डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, जैसे अगर हम देखें केराटिन हेयर्स में प्रेजेंट, और एग्जांपल भी हमने लिए मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, ये मसल के अंदर प्रेजेंट है। ट्यूबुलिन प्रोटीन अगर हम देखें तो माइक्रोट्यूब्यूल का पार्ट है, सीलिया में, फ्लैजेला में, सेंट्रियोल में, बेसल बॉडी में, स्पिंडल फाइबर्स में कौन सा प्रोटीन होता है, ट्यूबुलिन। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन। कोलाजन भी अगर हम देखें, कोलाजन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होता है और मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है हमारी बॉडी का। सो दिस इज स्ट्रक्चरल रोल। सम प्रोटीन्स आर हॉर्मोन्स, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। केमिस्ट्री के बेस पे हार्मोन 4 तरीके के हैं, तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि कुछ हार्मोन किसके बने हुए हैं, प्रोटीन्स के। और हार्मोन का काम है सिग्नलिंग करना, जैसे इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ये जो हार्मोन्स हैं दीज आर, जैसे इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन है, थायरॉक्सिन यहाँ पर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, लेकिन है तो अमाइनो एसिड के ही। अमाइनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो एक्चुअल में प्रोटीन हार्मोन की कैटेगरी में नहीं है। थायरॉक्सिन इज एक्चुअली आयोडोथायरोनिन एंड इंसुलिन इज ए प्रोटीन हार्मोन। सो सम प्रोटीन्स आर हार्मोन या सम हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जैसे अभी हमने कहा एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन, दे आर इन्वॉल्व इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये एक सेपरेट चैप्टर है, वहाँ पर पढ़ेंगे। हार्मोन के लिए भी सेपरेट चैप्टर। ऑलमोस्ट हर पॉइंट जो है आप अलग से डिटेल में हर जगह पढ़ेंगे, सेपरेट चैप्टर्स आर देयर। Growth and maintenance of body tissues require protein. Why? Because protein are structural component of cell. एक एग्जाम्पल लें, कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज से मसल मास इंक्रीज हो जाता है, तो इसमें होगा क्या कि पर्सन जनरली, अगर आप आई थिंक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि बॉडी बिल्डिंग करने के लिए प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं। मार्केट में भी कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, उनको भी वो यूज करते हैं, प्रोटीन शेक के नाम से अलग अलग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो ज़्यादा प्रोटीन लेने का बेनिफिट क्या है कि अगर प्रोटीन रिच डाइट होगी तो जो मसल मास है, बॉडी बिल्डिंग है, मसल की जो ग्रोथ है वो प्रॉपरली होगी और मसल विल इंक्रीज इन इट्स साइज। मसल में जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में मसल में प्रोटीन्स है, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज़। बिकॉज जहाँ पर भी वियरिंग टीयरिंग है, टूट फूट है सेल के अंदर, उसको रिप्लेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, नया मटेरियल, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन। और बॉडी में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो कौन है, प्रोटीन। सम प्रोटीन्स आर फाइब्रस, ये पॉइंट हमने कई जगह पढ़ लिया है। सेल्स और टिश्यूज को रिजिडिटी एंड स्टिफनेस प्रोवाइड करेंगे। एग्जांपल इज केराटिन, कोलाजन, इलास्टिन। कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है कोलाजन और इलास्टिन, बोन्स में है, कार्टिलेज के अंदर है। इसके अलावा जो है और कहाँ बात करें, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है टेंडन्स में, लिगामेंट्स में, बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये भी एक सेपरेट चैप्टर है। इसके अलावा जो सिल्क प्रोटीन है, ये हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा में डिस्कस करा है कि जो सिल्क प्रोटीन है दैट इज सिल्क इज ऑल्सो ए प्रोटीन। स्पाइडर का जो वेब है दैट इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर।
प्रोटीन बफर का काम करेंगे। हमने अमीनो एसिड में इसको डिटेल से समझा था, बिकॉज प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड, तो फंक्शन सेम रहेगा। प्रोटीन्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग पीएच, वो बफर का काम करेंगे बिकॉज दे आर हैविंग एबिलिटी टू पिक अप हाइड्रोजन आयन और डोनेट हाइड्रोजन आयन। प्रोटीन्स जो ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व हैं, दे आर प्रोथ्रम्बिन एंड थ्रोम्बिन। प्रोथ्रम्बिन एंड थ्रोम्बिन आर प्रेजेंट इन ब्लड, प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ब्लड क्लोटिंग में इन्वॉल्व है। इस प्रोसेस को भी आपको डिटेल में पढ़ना है। रिसेप्टर्स इन मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, व्हाट डज इट मीन? हॉर्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं, हॉर्मोन्स को हमेशा वर्क करने के लिए क्या चाहिए? रिसेप्टर्स चाहिए। मीन्स एक पर्टिकुलर प्रोटीन जिसके साथ वो ज्वाइन करेंगे एंड देन दे विल कैरी आउट देयर फंक्शन। सो कुछ हार्मोन के रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है और कुछ हार्मोन के रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म में। तो रिसेप्टर फॉर हार्मोन आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। Albumin, globulin, these are the proteins present in blood. They maintain osmotic pressure of blood, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड इज नॉट अलाउड टू लूज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ब्लड का जो वॉल्यूम है मोर और लेस बॉडी में कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों प्रोटीन क्या एग्जर्ट करेंगे? ओस्मोटिक प्रेशर, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज से ज़्यादा अमाउंट में वाटर बाहर नहीं आएगा। ये जो पॉइंट है दिस इज़ अगेन वेरी टाइम कंज्यूमिंग, अभी हम फिलहाल इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम सर्कुलेशन चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड ह्यूमन फिजियो के अंदर जो है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इम्यूनोग्लोब्युलिन। इम्यूनो मीन्स इम्यून सिस्टम, ग्लोब्युलिन इज द नेम ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन जो इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है उनको हम कहेंगे इम्यूनोग्लोब्युलिन। एक्चुअली एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या हैं? chemical substance या proteinaceous substance which are synthesized by our body to fight against infection। कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या सिक्रीट करती है? एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं। सो जो एंटीबॉडीज़ है दे आर मेड अप ऑफ गामा ग्लोब्युलिन, अल्फा, बीटा, गामा, 3 तरह के ग्लोब्युलिन होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। सो गामा ग्लोब्युलिन आर एंटीबॉडीज। पीछे एक क्वेश्चन आया कि अगर आप बीमार हैं तो आपके ब्लड में कौन से प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होगा? तो ब्लड में कौन से प्रोटीन का लेवल ज़्यादा होगा? ग्लोब्युलिन का, बिकॉज ग्लोब्युलिन आर एंटीबॉडीज और इन्फेक्शन के दौरान एंटीबॉडीज़ का नंबर इंक्रीज होता है। स्टोरेज प्रोटीन ज़्यादा कॉमन नहीं है, अनयूजुअल फंक्शन है। प्रोटीन हमने कहा बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर प्रोटीन स्टोर हो रहा है। एंड दिस, जैसे एग एल्ब्यूमिन अगर हम देखें, एग के अंदर जो एक तो येलो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं यॉक, और एक वाइट पार्ट होता है उसको हम कहेंगे एल्ब्यूमिन। तो जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है एग के अंदर, वो उसका काम क्या है? इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो। इसी तरह सीड के अंदर भी प्रोटीन्स आर स्टोर्ड। जैसे अगर हम देखें सोयाबीन है या पल्सेस है, वहाँ पर मेन जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? प्रोटीन की फॉर्म में। और सीड जर्मिनेशन के दौरान दिस प्रोटीन विल प्रोवाइड एनर्जी एंड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग रेडिकल एंड प्लूमोल, ताकि सीड जर्मिनेट करे। आयरन को स्टोर करने के लिए प्रोटीन है फेरिटिन, तो फेरिटिन इज ए प्रोटीन दैट स्टोर आयरन। मिल्क के अंदर कौन सा प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन है। तो केसिन जो है, केसिन प्रोटीन इज हैविंग मिल्क। सो ये भी एक स्टोरिंग प्रोटीन है, स्टोरेज प्रोटीन है। इसी तरह वीट के अंदर भी होता है ग्लूटेलिन। सम प्रोटीन्स आर स्वीट इन टेस्ट थैंक्स टू मोनिलिन। मोनिलिन क्या है? एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। जनरली स्वीट्स कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। जो शुगर हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट। लेकिन जिन पर्सन को डायबिटीज़ मेलाइटस है, शुगर की प्रॉब्लम है, उन्हें डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको मीठा नहीं खाना है, लेकिन मन तो सबका करता है। तो इसीलिए मार्केट्स में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो टेस्ट में तो मीठे हैं बट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, यानी कि उससे पर्सन को जो है ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ेगा। तो वन सच एग्जाम्पल इज मोनिलिन, अफ्रीकन प्लांट से मिलता है हमें। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसमें भी, टीवी पर कभी ऐड देखा हो तो उसमें भी आते हैं। स्टीविया प्लांट्स के अंदर भी है एक जो है
स्वीटनर। इसी तरह ब्राजीन है और एस्पार्टेम है। केमिस्ट्री के चैप्टर्स में भी 12th क्लास में आप पढ़ेंगे, कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के एग्जांपल हैं। सो मोनिलिन इज ए प्रोटीन, यहाँ पर हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं। मोनिलिन इज ए प्रोटीन विच इज स्वीट इन टेस्ट। जहाँ पर हमने स्वीट की बात करी, अब हम बात कर रहे हैं कुछ प्रोटीन पॉइजनस हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक पॉइजन है। रिसिन फ्रॉम रिसिनस, रिसिनस हम कहते हैं अरंड का पेड़। हो सकता है आपको नहीं मालूम, बट यू जस्ट डिस्कस विद योर पेरेंट्स, दे विल बी एबल टू टेल कि ये कौन सा प्लांट है और आपको आइडेंटिफिकेशन भी कराएंगे। तो अरंड का जो प्लांट होता है उससे इवन कैस्टर, कैस्टर कहते हैं हम रिसिनस को, कैस्टर, कैस्टर ऑयल, ऑयल भी मिलता है, लेकिन उसको प्योरीफिकेशन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। तो रिसिनस के अंदर पॉइजन प्रेजेंट होता है जिसको कहेंगे रिसिन बोटुलिनम। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक पॉइजन है, 1 ग्राम जस्ट 40,000 के आसपास लोगों की डेथ करने के लिए काफ़ी है। बोटुलिनम टॉक्सिन जो है वो फूड पॉइजनिंग करता है। एक्चुअली फूड पॉइजनिंग की वजह से पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ। और एक और जो नया ट्रेंड है, जैसे आज आप कोरोना के केस में सुन रहे हैं बायोवार, बायोवार। तो बायोवार क्या होता है कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूज करना टू हार्म एनिमी, एनिमी पे जो है, एनिमी पॉपुलेशन को हार्म करने के लिए, किल करने के लिए या उन पर कब्जा करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़। तो हिस्ट्री के अंदर एक एग्जांपल रहा है बोटुलिनम। तो बोटुलिनम क्या करता है, फूड पॉइजनिंग करता है एंड कॉज इमीडिएट डेथ ऑफ द पर्सन। स्नेक वेनम, सांप का जहर भी एक पॉइजनस प्रोटीन है। स्नेक वेनम, कुछ पॉइजनस स्नेक के नाम हमने पढ़े थे, याद है, नाजा, बंगेरस, वाइब्रा, रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन ऑफ आई। आई में 2 तरह की सेल होती हैं, रोड सेल एंड कॉन सेल। रोड सेल के अंदर जो एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, फोटो पिगमेंट, का नाम है रोडोप्सिन और दूसरे का नाम है आयोडोप्सिन। और इन जो पिगमेंट्स हैं, फोटोसेंसिटिव पिगमेंट्स हैं ये रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन, इनमें एक प्रोटीन पार्ट होता है जिसको कहेंगे ऑप्सिन। ऑप्सिन प्लस रेटिनल से मिलकर बनते हैं ये रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन। दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ऑप्सिन एंड रेटिनल। रेटिनल इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, रेटिनोल। नोल मतलब एल्कोहल, और यहाँ पर कौन सा जो है केमिकल प्रेजेंट है, रेटिनल। रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ रेटिनोल। सो रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन आर हैविंग प्रोटीन ऑप्सिन एंड नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम कहेंगे रेटिनल। सेल में देखें तो 10 से 15% प्रोटीन है, वाटर के बाद सबसे ज़्यादा है। इसी तरह ब्लड में देखें तो 6 से 8% प्रोटीन है, ये भी वाटर के बाद सबसे ज़्यादा है। जनरली नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये हमने पहले कह ही दिया है। कुछ कुछ एग्जाम्पल हैं जहाँ पर प्रोटीन स्टोर होते हैं, जो हमने पढ़ा कि सीड्स में है या एग में है, ठीक है। अदरवाइज प्रोटीन्स आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, दे आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल। एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग स्टारवेशन एंड फास्टिंग। कुछ याद आया लास्ट स्लाइड में, लास्ट टू लास्ट में अमीनो एसिड्स में हमने पढ़ा था ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक अमीनो एसिड। स्टारवेशन एंड फास्टिंग के दौरान प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड्स एंड दीज अमीनो एसिड्स आर यूज्ड टू सिंथेसाइज ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज। सो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ड्यूरिंग स्टारवेशन, लेकिन ध्यान रहे दिस इज नॉट ए यूजफुल प्रोसेस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड। लंबे टाइम तक आप ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, कीटोन बॉडी ज़्यादा बनने की वजह से पीएच डिस्टर्ब होगी एंड इट विल रिजल्ट इन माल फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड मे लीड टू डेथ। Now coming to denaturation of protein. Natural means native, native means birthplace actually. Native मतलब जो जैसा है, जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर होता है उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे नेटिव स्टेट, नेचुरल स्टेट। डी मीन्स रिमूवल, नेचुरल स्टेट का रिमूवल, यानी कि कोई भी प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोटीन ही पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रोटीन मान लीजिए ये उसका नेचुरल कन्फिग्रेशन है, 3D स्ट्रक्चर है, परफेक्ट मैनर में कॉइलिंग होगी जैसे यहाँ पर शो किया वैसे ही। किसी वजह से अगर जो बॉन्ड इन्हें स्टेबलाइज कर रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड,
कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, अगर वो इंटरेक्शंस ब्रेक हो जाते हैं तो ये प्रोटीन अपने नेटिव कन्फिग्रेशन में नहीं रहेगा, नेटिव अपनी नॉर्मल कन्फिग्रेशन में नहीं रहेगा। अब इस प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, डीनेचर्ड प्रोटीन। डी मीन्स रिमूवल, नेचर्ड मतलब नेचुरल। सो अब हम वर्ड को पढ़ेंगे, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स प्रोसेस इन विच देयर इज रिमूवल ऑफ नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हम रिमूवल तो कहेंगे नहीं, अब हम क्या कहेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसकी वजह से प्रोटीन अपनी नेटिव कन्फिग्रेशन से, नेचुरल कन्फिग्रेशन से डिस्टॉर्ट हो गया है और अब उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, जिसकी वजह से जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है प्रोटीन की वो लॉस्ट हो गई है। सो दिस इज डीनेचुरेशन। ये 3D के केस में है कि अगर हमने प्रोटीन को हाई टेम्परेचर पर रखा तो ये क्या होगा, टेम्परेचर भी है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एसिड हैं, एल्कली हैं, डिटर्जेंट्स हैं, यूवी रेज हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स आर देयर विच कॉज डीनेचुरेशन। सो डीनेचुरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच normal configuration of protein is distorted with the result function of protein is lost. biological activity का मतलब है जो enzymatic activity है या हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन या ट्रांसपोर्ट करने की जो एबिलिटी है वो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, that is lost. So this is denaturation. कौन कौन से एजेंट प्रोटीन को डीनेचर कर सकते हैं? सबसे पहला है पीएच। पीएच डिस्टर्ब होने की वजह से या तो प्रोटीन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा या लूज करेगा, ये हमने पीछे पढ़ा है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, तो या तो प्रोटीन हाइड्रोजन आयन को लूज करेगा या एक्सेप्ट करेगा और उससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी फॉर्म्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है या आयोनिक बॉन्ड है वो टूट जाएंगी और प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, डिसरप्ट होगा। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ पीएच। तो चेंज इन पीएच डीनेचर द प्रोटीन। यही वजह है कि हम पढ़ते हैं कि जैसे एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। अगर हम एंजाइम की बात करें तो जो सलाइवरी अमाइलेज है वो 6.8 पीएच पर काम करेगा और जैसे स्टमक में आएगा, स्टमक का पीएच एसिडिक है, अब एंजाइम की एक्टिविटी का क्या होगा, लॉस। सो चेंज इन पीएच डिसरप्ट एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन। रिएजेंट, कुछ रिएजेंट्स हैं जैसे यूरिया है या गुआनिडीन हाइड्रोक्लोराइड है, ये क्या करते हैं एक्चुअली, ये प्रोटीन के कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, प्रोटीन के पर्टिकुलर ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनी है यूरिया के साथ वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो प्रोटीन में आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनी हुई है वो टूट जाएगी। सो उससे भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा। तो आपको एक ही बात याद रखना है कि जो बॉन्ड स्ट्रक्चर को स्टेबल कर रही हैं वो बॉन्ड टूट रही हैं, तो जिसकी वजह से प्रोटीन कैसा हो रहा है, डीनेचर। डिटर्जेंट्स, सोडियम डोडिसिल सल्फेट, ये प्रोटीन को डीनेचर करने के लिए यूज होता है। ये क्या करेगा, प्रोटीन के अंदर जो नॉन पोलर साइड चेंज है उनके साथ बॉन्ड बनाएगा। केमिस्ट्री है, दिस इज नथिंग बट केमिस्ट्री कि कहाँ कहाँ एफिनिटी है बॉन्ड बनने की। सो सोडियम डोडिसिल सल्फेट, एसडीएस भी हम इसको कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी इसका यूज है। सोडियम डोडिसिल सल्फेट प्रोटीन को डीनेचर करेगा और ये कैसे डीनेचर करेगा, ये प्रोटीन के नॉन पोलर ग्रुप के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाएगा, तो जिसकी वजह से प्रोटीन के अंदर दूसरे टाइप के जो खुद के उनके हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं वो वीक होंगे और प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड होगा। ऑर्गेनिक सोलवेंट्स सच एज एसीटोन, अल्कोहल, ये ऑर्गेनिक सोलवेंट्स हैं, ये भी प्रोटीन की साइड चेन के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्रिएट करेंगे और जिसकी वजह से प्रोटीन के जो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हैं वो क्या होंगे, डिस्टॉर्ट होंगे। यूवी रेडिएशंस भी प्रोटीन को डीनेचर कर सकती हैं। क्यों? बिकॉज बॉडी के अंदर अगर हम देखें सनलाइट के लिए भी, सनलाइट में भी यूवी रेज आती हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स भी ऐसे क्लेम करते हैं कि वो स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्यों है? एक तो यूवी रेज डीएनए को डैमेज करती है, लेकिन यहाँ पर हम प्रोटीन पढ़ रहे हैं तो प्रोटीन भी यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Proteins are having ability to absorb UV rays
अब जैसे वो यूवी रेज एब्जॉर्ब करेंगे, उनके पास एनर्जी अवेलेबल होगी, तो उस एनर्जी की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगी, और जिसकी वजह से प्रोटीन कैसा होगा, डीनेचर्ड। और यही वजह है कि जहाँ यूवी रेज का एक्सपोजर ज़्यादा है स्किन पर, वो एजिंग प्रोसेस को भी प्रमोट करेगा, बिकॉज स्किन के अंदर जो रिंकल्स हैं वो मेनली प्रोटीन के डिग्रेडेशन की वजह से आती हैं। विद एजिंग जो प्रोटीन मास है वो कम होता चला जाएगा। तो यूवी रेज आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन एंड दे मेक द स्किन एज्ड। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं दे आर एबल टू एब्जॉर्ब यूवी रेज। हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स जो हैं वो भी प्रोटीन को डीनेचर करेंगे। क्यों? बिकॉज अब वो क्या कर रहे हैं, जो हैवी मेटल्स हैं वो प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके इनसोल्यूबल मेटल प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हैवी मेटल सॉल्ट यूजुअली जिनमें मरकरी है या लेड है, सिल्वर है, टाइटेनियम है, कैडमियम है, उनमें क्या प्रेजेंट है, उनका जो एटॉमिक वेट है वो हाई है। और ये जो सॉल्ट्स हैं दीज आर आयोनिक इन नेचर। आयोनिक होने की वजह से जो प्रोटीन के अंदर बॉन्ड है उन बॉन्ड को क्या करेंगे, डिसरप्ट करेंगे। हैवी मेटल सॉल्ट प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, इनसोल्यूबल मेटल प्रोटीन सॉल्ट कॉम्प्लेक्स, और जिसकी वजह से जो है वो प्रोटीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। इन प्रॉपर्टीज़ को हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट हम यूज करते हैं गोनोरिया इन्फेक्शन इन द आईज ऑफ न्यू बॉर्न इन्फेंट्स। गोनोरिया वैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी है। न्यू बॉर्न की आईज में गोनोरिया का इन्फेक्शन ना हो तो उसमें हम एज ए डिसइंफेक्टेंट क्या यूज़ करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट का नोज एंड थ्रोट इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में भी हम यूज़ करते हैं। हैवी मेटल्स डाइसल्फाइड बॉन्ड को डिसरप्ट करेंगी बिकॉज उनकी जो एफिनिटी है वो सल्फर के लिए ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से प्रोटीन क्या होगा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन बाय डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स जो हैं वो एम्फीपैथिक इन नेचर है, मीन्स उनमें हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी है जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और उनमें हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी है। सो हाइड्रोफिलिक एज वेल एज हाइड्रोफोबिक पोर्शन। इसी तरह प्रोटीन में भी हमने पढ़ा था हाइड्रोफिलिक पोर्शन भी है, हाइड्रोफोबिक पोर्शन भी है। तो डिटर्जेंट्स इन पार्ट्स के साथ अटैच होगा एंड प्रोटीन को क्या करेगा, डीनेचर। तो जहां मान लीजिए कोई डिटर्जेंट्स में हाइड्रोफिलिक पोर्शन है वो प्रोटीन के हाइड्रोफिलिक पोर्शन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और जो हाइड्रोफोबिक है वो हाइड्रोफोबिक के साथ, तो जिसकी वजह से जो 3D स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या होगा, डीनेचर।